चैनल और आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 3 एग्रीकल्चर क्लास 8 जियोग्राफी का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल एजुकेशन जोन पर। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम जो है इसमें पढ़ने लगे हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता क्या है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है फार्म की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, फार्म की प्रोडक्शन को इसलिए बढ़ाता है ताकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसकी जो ग्रोइंग डिमांड है, उसको फुलफ़िल किया जा सके, है ना। यानी कि फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करा जा सके। ठीक है, क्यों ग्रो करा जा सके ज़्यादा क्रॉप को, ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी जो है डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो उन सारी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, जो पीपल की नीड्स हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उन सबको फुलफ़िल करने के लिए फार्म की प्रोडक्शन को, ज़्यादा क्रॉप्स को जो है उगाया जाता है। जहाँ पर एक लैंड पर एक क्रॉप एक साल में उगाया जाता था, वहाँ पे अब 2 क्रॉप उगाए जा रहे हैं। तो ऐसे जो है प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है। This can be achieved in many ways, such as increasing the crop area, the number of crop grown, improving irrigation facilities, use of fertilizer, high yielding variety of seeds। अब एग्रीकल्चर को डेवलप्ड करने के लिए और लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें करी जा सकती है, क्या क्या हमें मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए जिस वजह से जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके। जो क्रॉप का एरिया है, मतलब जहाँ पे जिस लैंड पे क्रॉप उगता है, उस लैंड को, उस एरिया को बड़ा कर देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा क्रॉप्स उगाने चाहिए, मतलब कि जहाँ पे साल में 1 क्रॉप उग रहा है वहाँ पे उस लैंड पे 2 क्रॉप उगाने चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अच्छा कर देना चाहिए, मतलब कि जहाँ पर कम रेनफॉल होती है जिन एरियाज़ में, वहाँ पे जो है इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि ट्यूबवेल वगैरह ज़्यादा लगा देने चाहिए और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी कर देनी चाहिए। ठीक है, और अच्छे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए जिस वजह से जो है क्रॉप में ज़्यादा केमिकल का यूज़ ना हो, अच्छे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो। ठीक है, जिससे क्रॉप को हार्म ना हो। और जो है HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करना चाहिए, अच्छे सीड्स का यूज़ करना चाहिए। मैकेनिज़्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ एग्रीकल्चर एक दूसरा जो है एक्सपेक्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। तो मैकेनाइजेशन का मतलब होता है कि मशीनरी और टूल्स की हेल्प से जो है एग्रीकल्चर करना चाहिए। ठीक है, जिससे जो है जल्दी और अच्छा एग्रीकल्चर होगा। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज़ फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर को डेवलप करने का एक मेन जो एम है वो है फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना। ठीक है, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के हर एक पार्ट में एग्रीकल्चर जो है डेवलप्ड हो चुका है। काफ़ी सारे लोग जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं और हर जगह अलग अलग तरह से जो है एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को जो है परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे कि आपने माउंटेन हिली एरियाज़ में देखा टेरेस फार्मिंग का यूज़ होता है और भी ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है। प्लेन एरिया में अलग तरह से एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता है। तो हर जगह जो है आज के वर्ल्ड में जो है एग्रीकल्चर फैल चुका है। डेवलपिंग कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग ओनली फॉर सब्सिस्टेंस। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो अभी डेवलप हो रही हैं, उनमें ज़्यादातर जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है। ठीक है, और एक छोटे से लैंड होल्डिंग पर जो है क्रॉप्स को उगाया जाता है। ठीक है, एक छोटे से लैंड पे जो है क्रॉप को उगाया जाता है और वो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होता है, पर्सनल यूज़ के लिए होता है। यानी कि एक छोटे से लैंड पे क्रॉप को उगाया जाता है, फार्मर की फैमिली और फार्मर मिलकर उगाते हैं और वो उसे खुद यूज़ करते हैं, खुद यूटिलाइज़ करते हैं, मनी कमाने के लिए नहीं उसे वो ग्रो करते, यानी कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं ग्रो करते। वेयर एज लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। लार्ज होल्डिंग यानी कि जो बड़े लैंड है वो ज़्यादा सूटेबल हैं, ज़्यादा सही है कमर्शियल फार्मिंग को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, यानी कि एक बड़े लैंड के ऊपर कमर्शियल फार्मिंग करी जाती है, यानी कि जो एक बड़े लैंड के ऊपर क्रॉप उगाए जाते हैं और फिर उसे मार्केट में बेच के पैसे कमाए जाते हैं, मनी अर्न करी जाती है, तो उसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। और कमर्शियल फार्मिंग जो है बड़े लैंड पर ही होती है। तो वो कहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती है कमर्शियल फार्मिंग? जो कि हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे कि USA और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में।
With the help of two case studies of farms, one from India and the other from the US, let us understand about agriculture in the developing and the developed country. इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है, वेयर एज यूएसए हमारी डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए यूएसए में जो है लार्ज होल्डिंग्स पर क्रॉप ग्रो करे जाते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, वेयर एज इंडिया में जो है कुछ पार्ट्स में स्मॉल होल्डिंग पर क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो अब यहाँ पे जो है हमें दो केस स्टडी दे रखी हैं, एक इंडिया की और एक यूएसए की, यानी कि एक डेवलपिंग कंट्री जो इंडिया है और एक डेवलप्ड कंट्री जो कि है यूएसए, जिससे हमें पता लगेगा कि एग्रीकल्चर जो है वो कैसे परफॉर्म करा जाता है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में। अ फार्म इन इंडिया, देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक स्मॉल विलेज है अलीदाबाद, ठीक है, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कि उत्तर प्रदेश में है। मुन्ना लाल इज़ अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैज़ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टर। मुन्ना लाल एक छोटा सा फार्मर है उस विलेज में जिसके पास सिर्फ 1.5 हेक्टर ऑफ लैंड है। हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज, और जिसका हाउस है वो मेन विलेज में है, ठीक है। He purchased high yielding variety of seeds from the market every alternative year, और जो है वो HIV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एवरी ऑल्टरनेट ईयर में जो है परचेज करता है मार्केट से। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सेस, ठीक है। जो उसका लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ लैंड है उसका, ठीक है, और वो उस लैंड के ऊपर ना एटलीस्ट 2 क्रॉप ग्रो करता है, एक साल के अंदर 2 क्रॉप ग्रो करता है उस लैंड पे। यूजुअली वो ग्रो करता है वीट और राइस, या फिर वीट और राइस करता है, या फिर राइस और पल्सेस कर लेता होगा, या फिर वीट और पल्सेस, ठीक है, ऐसे वो 2 क्रॉप ग्रो करता है। The farmer takes advice of his friends and elder as well as government agriculture officers regarding farming practices। अब जो वो फार्मर है वो अपने कुछ दोस्तों से, अपने बड़ों से, ठीक है, और जो उसके जान पहचान के और जो फार्मर फ्रेंड्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं जो कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हैं, उनसे जो है वो कैसे फार्मिंग एक्टिविटी को और अच्छा करा जाए, क्या क्या और तरीके अपनाने चाहिए, मेजर्स अपनाने चाहिए, उनसे जो है वो एडवाइस लेता है। He takes a tractor on rent for plugging his field, though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plugging। जो मुन्ना लाल है वो जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, एक ट्रैक्टर ले लेता है, ठीक है, रेंट पर, जिससे वो लैंड को खोदता है, प्लग करता है इस तरह से, जैसे आप देख सकते हो। वो ऐसे ट्रैक्टर की हेल्प से करता है, लेकिन जो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं वो इस तरह से बुलिक्स का हेल्प लेके लैंड को खोदते हैं, उसे प्लग करते हैं। देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। तो हाँ, अब एक आसपास का जो फील्ड है उसके अंदर एक ट्यूबवेल है, ठीक है, जिसको वो रेंट पे लेता है ताकि इरिगेशन हो सके, अच्छे उसके क्रॉप्स ग्रो कर सके, ठीक है। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलो एंड फ्यू हैंस। मुन्ना लाल के पास कुछ बफेलो और हैन भी हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन, और वो जो है उस बफेलो से जो उसे मिल्क मिलता है वो वहाँ का जो भी कोऑपरेटिव स्टोर होगा उसकी विलेज के आसपास, उसके टाउन के आसपास, वहाँ पे उसे जो है वो बेचता है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फूडर फॉर हिज एनिमल्स, सेफ्टी मेजर टू प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है मेंबर है, तो इस वजह से जो है उसे एडवाइस भी मिलती है उस सोसाइटी से कि कैसे जो है अपने एनिमल्स की सेफ्टी रखनी है, लाइफ स्टॉक को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटी, और जो उसके घर के जो लोग हैं वो भी उसे जो है उसकी फार्म एक्टिविटी में करने में हेल्प करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। और कभी कभार जो है वो बैंक से या तो लोन ले लेता है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले लेता है, ताकि वो जो HYV सीड्स और जो है फार्म में यूज़ होने वाले टूल्स वगैरह उन सबको ख़रीद सके, इसीलिए। ही सेल्स इज़ प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन, और जो है वो जो भी उसके लैंड से उसे प्रोड्यूस होता है क्रॉप वगैरह जो भी
वीट, राइस, पल्सेस जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो जो है उसे नियर बाय जो उसकी मंडी होगी टाउन के आसपास वहाँ पे उसे वो बेचता है. सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव लैक storage facility, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. तो जो कुछ फार्मर्स हैं ना उनके पास स्टोरेज की जगह नहीं है, स्टोरेज की फैसिलिटी भी नहीं है. ठीक है, इस वजह से जो है उनका जो क्रॉप ग्रो होता है उन्हें ज़बरदस्ती जो है बिना मन के उसको मार्केट में बेचना पड़ता है. ठीक है, भले उन्हें उसके लिए अच्छा दाम यानी कि अच्छे पैसे नहीं मिल रहे होते, लेकिन फिर भी उन्हें वो मार्केट में बेचना पड़ता है क्योंकि उनके स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती, फैसिलिटी नहीं होती. अगर फार्मर के पास अपने क्रॉप को स्टोर करने की जगह होगी तो उसको तभी मार्केट में बेचेगा जब वहाँ पे उसे उसका अच्छा प्राइस मिलेगा. इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी. और इसी वजह से जो है गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं स्टोरेज एक्टिविटी को, स्टोरेज जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे रखी है एन एग्रीकल्चर फील्ड इन इंडिया. तो ये तो हमने पढ़ लिया कि एक इंडिया के अंदर जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड कैसा होता है, कैसे जो है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या स्टेप्स वो लोग लेते हैं, है ना. सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है. तो ये केस स्टडी थी इंडिया के बारे में जो कि डेवलपिंग कंट्री है कि वहाँ पर एक्टिविटी, फार्म एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करी जाती है. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अ फार्म इन यूएसए. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया का फार्म कैसे था और यूएसए का फार्म कैसा है इस पिक्चर में. ठीक है, तो अब देखते हैं कि यूएसए के फार्म में कैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है. द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन द यूएसए इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म. ऑब्वियसली बात है, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है. ठीक है, तो उसके पास ज़्यादा बड़े साइज़ का, डबल साइज़ का जो है लैंड होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया. अ टिपिकल फार्म साइज़ इन द यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टर. अब जो लैंड है, तो यूएसए में जो लैंड है वो 250 हेक्टर्स का है. अभी जो हमने पीछे केस स्टडी पढ़ी थी इंडिया की, उसके पास जो मुन्ना लाल था उस पर सिर्फ 1.5 हेक्टर ऑफ लैंड था. लेकिन यूएसए में जो टिपिकल वो होते हैं, फार्म होते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो 250 हेक्टर्स होता है. द फार्मर जनरली resides in the farm. Some of the major crop grown are corn, सोयाबीन, wheat, cotton and sugar beet. ठीक है, और कुछ मेजर क्रॉप्स जो कि यूएसए के फार्म में ग्रो करे जाते हैं वो होते हैं कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट. जो हॉर्न, अ फार्मर इन द मिडवेस्ट यूएसए इन लोआ स्टेट, ओन्स अबाउट 300 हेक्टर ऑफ लैंड. जो फार्मर है यूएसए का उसके पास 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड है. ही ग्रोस कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड ऑफ दिस क्रॉप. वो अपने फील्ड पर जो है कॉर्न तभी ग्रो करता है ताकि जब उसको पता हो कि जो सॉइल है वो अच्छी फर्टाइल है और वाटर की फैसिलिटी भी अच्छी मिल सकेगी. ठीक है. एडिक्वेट मेजर आर टेकन टू कंट्रोल पेस्टिस दैट कैन डैमेज द क्रॉप. और अच्छे मेजर्स अपनाए जाते हैं, अच्छे स्टेप्स अपनाए जाते हैं जिस वजह से जो है पेस्टिस यानी कि कीड़े मकोड़े उसके क्रॉप को नुकसान ना पहुंचा सकें. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सॉइल सैंपल टू सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट. और टाइम टू टाइम जो है वो अपनी जो सॉइल है फार्म की उसको लेबोरेटरी में भैया टेस्ट करने के लिए भेजता है कि वो जो सॉइल है वो उसके क्रॉप को उगाने के लिए सही है भी या नहीं है. ठीक है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इन फ्यूचर में, उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं. वेयर एज इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है. द रिज़ल्ट हेल्प जो हॉरेन टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम. और ये जो है उसे हेल्प करता है एक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम को प्लान करने में. हिज कंप्यूटर इज़ लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रीसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड. और जो उसका कंप्यूटर है वो सैटेलाइट के से लिंक है जो कि उसे एक पिक्चर देता है उसके फील्ड की, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो. इस तरह से कुछ पिक्चर देता होगा वो उसके फील्ड की, कैसा उसका फील्ड है, सॉइल कैसी है, सब फैसिलिटीज़ कैसी हैं, हर चीज़. दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स व्हेन वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड. और इसी वजह से कि उसको पता है कि कैसा उसका
फील्ड है, उसी वजह से जो उसको हेल्प हो जाती है कि उसे किस तरह की केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है जब भी नीड हो. ही यूजेस ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, लेवलर, combined harvester and थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन. अब वो इन सारे इक्विपमेंट्स का, इन सारी मशीन्स का यूज़ करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. ग्रेन आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज. और जो ग्रेन है वो भी एक ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में जो है स्टोर करे जाते हैं और फिर आगे जो है मार्केट एजेंसीज में भेज दिए जाते हैं. द फार्मर इन USA वर्क्स लाइक अ बिजनेस मैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर. अब इतना पढ़ने के बाद हमें पता लग ही गया कि जो फार्मर USA में है वो एक बिजनेस मैन की तरह काम करता है, ना कि एक छोटे से पीजेंट फार्मर की तरह. इंडिया का जो फार्मर है वो मतलब उसको रेंट पे सामान लेना पड़ रहा है, उसको मनी बोरो करनी पड़ रही है, उसको ये भी नहीं पता है कि जो उसको बस इतना पता होता है कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं, कोई केमिकल या न्यूट्रिएंट्स कितने हैं कितने नहीं है सॉइल में, ऐसा कुछ भी नहीं पता है. और जो भी उसके पास फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ उन्हीं फैसिलिटीज़ से जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करता है. वेयर एज USA जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे उनके पास मशीन्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से जो है वो देख पाता है कि उसकी सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट हैं, उसको एक अपना ओवरव्यू मिलता है अपने फील्ड का, जिससे पता लगता है उसे कितने केमिकल फर्टिलाइजर्स कहाँ यूज़ करने हैं, कहाँ नहीं यूज़ करने, कब यूज़ करने हैं, अपने सॉइल को कैसे फर्टाइल रखना, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं, कौन सा क्रॉप कब ग्रो करना है, पेस्टिस से कैसे अपने क्रॉप को बचाना है. ठीक है, तो ये सारे जो है उनके पास अच्छी डेवलप टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से जो है उनके लिए फार्म की एक्टिविटी को परफॉर्म करना इजी हो जाता है और वो एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करते हैं. कंप्यूटराइज मैनर में वर्क होता है सारा उनके फार्म में. वेयर एज इंडिया में या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और भी, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है. इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पर अभी डेवलप नहीं हुई है इस वजह से. और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि किस तरह से पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करा जा रहा है एक USA के फार्म में. तो आपने दो केस स्टडी पढ़ी, एक USA और एक इंडिया, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में कैसे फार्म की डेवलपमेंट होती है, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होती है. आपने दोनों में डिफरेंस पढ़ा, आपको पता लगा कि कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है. दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली USA एंड इंडिया, और भी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और भी ऐसी डेवलप्ड कंट्री है जिनके बीच में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको और भी न्यू पढ़ने के लिए मिलेंगी. सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर एग्रीकल्चर क्लास 8 का क्लियर हो गया होगा. नाउ आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.